हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें हमने पहला प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 17 जनवरी 2019 की जो सेकंड शिफ्ट वाला है वो आज हम इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। इसमें भी सबसे पहले सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, सब उनको देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? ऑप्शन 1 टिंडल प्रभाव, ऑप्शन 2 पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन 3 सीबेक प्रभाव या ऑप्शन 4 रमन प्रभाव। तो दोस्तों, जो प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है, यानी प्रकाश को दिखाने का काम कौन करता है? ये टिंडल प्रभाव होता है। हमें ये प्रकाश जो दिखाई देता है वो एक कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? ये कोलाइडी विलयन में। ठीक है दोस्तों, और इस जो प्रभाव होता है इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? ऑप्शन 1 सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन 2 सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन 3 आचार समिति या ऑप्शन 4 प्राक्कलन समिति। तो दोस्तों, जो चालू आर्थिक समिति होती है उसी को प्राक्कलन समिति कहा जाता है, यानी प्राक्कलन समिति को ही चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, इसमें जो प्राक्कलन समिति में टोटल मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं कुल 30 सदस्य होते हैं, और वो सभी किससे होते हैं? लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल कितने? 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर कुछ शब्दावली दी हुई है, तो वो बताना है कि बैडमिंटन में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 नेल्सन, ऑप्शन 2 डॉल्फिन किक या ऑप्शन 3 ड्रॉप या ऑप्शन 4 गुगली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो ड्रॉप होता है। इस ड्रॉप ड्रॉप सर्व बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप सर्व सर्व बोलते हैं। ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय या ऑप्शन 4 सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है और नियुक्ति भी कर सकता है, हटा भी सकता है और नियुक्त भी कर सकता है, वो कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही आंसर है। और इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 70 वर्ष, क्या होता है? 70 वर्ष या फिर 5 वर्ष, जो पहले हो जाए, ये उनका कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? ऑप्शन 1 चोल, ऑप्शन 2 चालुक्य, ऑप्शन 3 काकतीय या ऑप्शन 4 गुप्त। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चालुक्य वंश। चालुक्य वंश ने जो वेसर शैली है मंदिर निर्माण की, उसको शुरू कराया था। तो जो वेसर शैली होती है दोस्तों, नागर और द्रविड़, किस किस नागर और द्रविड़ शैली का जो मिश्रण होता है उसी को हम वेसर शैली कहते हैं। और इस जो वेसर शैली होती है इसको चालू करवाया था चालुक्य वंश। वो भी कौन से? बादामी। कौन से? बादामी चालुक्य वंशों ने इसको बनवाने का काम चालू किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है? ऑप्शन 1 फोटोन, ऑप्शन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन 3 न्यूट्रॉन या ऑप्शन 4 प्लाज्मा। तो दोस्तों, जो परमाणु केंद्र में जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु क्रमांक का जो निर्देशित किया जाता है वो जेड के द्वारा इसको निर्देशित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 सोना या ऑप्शन 4 प्लेटिनम। तो दोस्तों, सबसे जो तन्य है वो सही, इसका सही आंसर है सोना सबसे तन्य धातु होती है। तन्य का मतलब होता है दोस्तों किसी धातु के द्वारा जो हम तार खींच सकते हैं सबसे ज्यादा, जिससे तार खींचकर बनाया जा सकता है, उसी को तन्य कहते हैं। तो दोस्तों, सोना इसमें सबसे पहले नंबर पर है। और सोने के जो 1 ग्राम होता है उससे हम लगभग 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। इसकी ये तन्यता का गुण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली स्थान उत्पाद से हटा दिया जाता है? ऑप्शन 1 पदार्थ विस्थापन, ऑप्शन 2 गति त्वरण, ऑप्शन 3 पदार्थ त्वरण या ऑप्शन 4 पदार्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल
पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटा दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन 1 चावल, ऑप्शन 2 गेहूं, ऑप्शन 3 मक्का, ऑप्शन 4 गन्ना। तो दोस्तों जो रबी की फसल होती है वो होती है गेहूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों रबी की फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है दोस्तों। और गेहूं, जो रबी की फसलें होती हैं वो होती हैं जैसे गेहूं गेहूं हो गया, या हमारा होता है आलू भी होता है, और इसमें जो सरसों होती है वो भी इसी में आती है। ठीक है दोस्तों, सरसों भी इसी में आते हैं रबी की फसल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, जवादी और सेवरोय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, या ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। सेवरोय और जो जवादी की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 1 तरंग दैर्ध्य के द्वारा, ऑप्शन 2 तरंग अवधि के द्वारा, या ऑप्शन 3 आवृत्ति के द्वारा, या ऑप्शन 4 आयाम के द्वारा। तो दोस्तों जो ध्वनि की गुणवत्ता होती है वो आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 शशांक, ऑप्शन 2 दंती दुर्ग, ऑप्शन 3 सिमुक, या ऑप्शन 4 गोपाल। तो दोस्तों जो पाल साम्राज्य का संस्थापक था वो था गोपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों गोपाल गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईस्वी में। कब की थी? 750 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 मिनिमम वैल्यू प्लेयर, ऑप्शन 2 मोस्ट वनरेबल प्लेयर, ऑप्शन 3 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, या ऑप्शन 4 मोस्ट वाइब्रेंट प्लेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 2 ईसाई धर्म, या ऑप्शन 3 जैन धर्म, या ऑप्शन 4 यहूदी धर्म। तो दोस्तों जो मिलिंद पनहो पाठ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। मिलिंद पनोम है दोस्तों, इसमें जो इंडो ग्रीक एक शासक था, इंडो ग्रीक, जिसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था उसका? मिनांडर। मिनांडर और एक था बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था नागसेन। इन दोनों की जो वार्तालाप हुआ था, इन दोनों में जो बात हुई थी वो इस मिलिंद पनो पाठ में, इसमें मिलिंद पनो पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? ऑप्शन 1 कैप्टन हुक कुक, ऑप्शन 2 क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन 3 वास्को डी गामा, या ऑप्शन 4 अमेरिको वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वो भी कब की थी? वो की थी 1498 ईस्वी में। और ये जो वास्को डिगामा था ये कौन था? पुर्तगाली था। कौन था दोस्तों? ये एक पुर्तगाली था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, हैंडबॉल खेल के क्षेत्र को हैंडबॉल खेल क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन 1 कोर्स, ऑप्शन 2 ट्रैक, ऑप्शन 3 कोर्ट, या ऑप्शन 4 डायमंड। तो दोस्तों जो हैंडबॉल खेल के जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और जो हैंडबॉल खेल का जो क्षेत्रफल होता है जिसमें लंबाई होती है इसकी 40 मीटर। कितनी होती है? 40 मीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? ऑप्शन 1 मौर्य, ऑप्शन 2 गुप्त, ऑप्शन 3 वैदिक काल, या ऑप्शन 4 हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों जो पशुपति की जो आकृति है वो मिली थी हड़प्पा संस्कृति में मिली है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मिली थी पशुपति की आकृति। जो पशुपति थे इन्हीं को भगवान शिव माना गया है। कौन? भगवान शिव माना गया। और जो मोहनजोदड़ो में यहाँ पर मिला था, जो मोहरें मिली थी उनको कहा गया है पशुपति मोहरें। उनको क्या कहा गया है? पशुपति मोहरें, क्योंकि उन मोहरों पर पशुपति का आकृति थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन हवा से फैलने वाली बीमारी है? ऑप्शन 1 हैजा, ऑप्शन 2 खसरा, ऑप्शन 3 चेचक, ऑप्शन 4 कोविड 19।
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हवा से फैलने वाली बीमारी थी कोविड-19। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और इसमें जो हैजा, खसरा और जो चेचक है ये जीवाणु जनित रोग हैं। कौन है? जीवाणु जनित। और इसको हैजा को ही हम कॉलेरा कहते हैं, और इसका जो जीवाणु है वो होता है विब्रियो कॉलेरा। कौन होता है? विब्रियो कॉलेरा होता है। इसका सही आंसर है विब्रियो कॉलेरा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन 1 अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन 2 बृहस्पति, ऑप्शन 3 निक्स ओलंपिया, ऑप्शन 4 प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है यह तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है? ऑप्शन 1 संसाधन की खपत, ऑप्शन 2 सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, ऑप्शन 3 खराब स्रोत, या ऑप्शन 4 सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। तो दोस्तों जो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को हम सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। और जो इसका जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत दिया था एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोस्टर लॉयड। क्या नाम था उनका? फोस्टर लॉयड। उनका नाम था फोस्टर लॉयड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? ऑप्शन 1 लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन 2 राज्यसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन 3 राज्यसभा के सभापति, या ऑप्शन 4 प्रोटेम स्पीकर। तो दोस्तों संसद के संयुक्त जो सत्र होता है, सबसे पहले तो ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 108 यानी कि 108 में संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। और जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष वहां पर उपस्थित नहीं होते तो उनकी अनुपस्थिति में वहां पर कौन अध्यक्ष होता है? वो लोकसभा का उपाध्यक्ष यहाँ पर इसकी क्या करेगा? अ, उनका संयोजक संयोजक सत्र का संयोजक बनकर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन 1 दीपा कर्माकर, ऑप्शन 2 मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन 3 हिमा दास, या ऑप्शन 4 मैरी कॉम। तो दोस्तों जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे वो थे मरियप्पन थंगावेलु। इसका सही आंसर होगा, ये एथलीट से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 है, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक कोशिका को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन 1 एक समान, ऑप्शन 2 दो समान, दो असमान, ऑप्शन 3 है दो समान, या ऑप्शन 4 समान। तो दोस्तों जो मूल कोशिका की विभाजन के लिए एक कोशिका को दो समान कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। जो मूल कोशिका होती है उसको तो मूल कोशिका ही कहेंगे, लेकिन जो दो समान कोशिकाएं जो उससे विभाजित होकर बनी है उनको हम बोलते हैं डॉटर कोशिका। क्या कहते हैं? डॉटर कोशिका कहा जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 राम स्वरूप, ऑप्शन 2 नंद, ऑप्शन 3 सारंग देवी, ऑप्शन 4 भरत मुनि। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं भरत मुनि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें दोस्तों कला और प्रदर्शन पर पहली पुस्तक है ये हमारी, नाट्य शास्त्र कला प्रदर्शन पर पहली पुस्तक है। इसमें हमारे शास्त्रीय संगीतों के बारे में भी बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25, कौन सा अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 2 गृह मंत्रालय, ऑप्शन 3 अल्पसंख्यक मंत्रालय, या ऑप्शन 4 कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों जो अंतरराज्यीय परिषद है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय जो परिषद है वो किस में अनुच्छेद में, सबसे पहले तो ये देखिए अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो सरकारी आयोग की सिफारिश पर ये बनाया गया था, किसकी आयोग सिफारिश पर? सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब? इसको 1990 में। कब? 1990 में इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, थालघाट मुंबई और खाली स्थान को जोड़ता है। ऑप्शन 1 नासिक, ऑप्शन 2 सूरत, ऑप्शन 3 पुणे, ऑप्शन 4 गोवा।
तो दोस्तों जो थाल घाट है वो मुंबई को किससे जोड़ता है, वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसी को दोस्तों कसारा घाट भी कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कसारा घाट। ठीक है दोस्तों, कसारा घाट। एक है हमारा जो भोर घाट है उसका नाम क्या है, भोर घाट, और वो जोड़ता है हमारा मुंबई को जोड़ता है पुणे से, मुंबई को जोड़ता है किससे, पुणे से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट कप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 ईरानी कप, ऑप्शन 2 कलिंग कप, ऑप्शन 3 रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन 4 देवधर ट्रॉफी। तो दोस्तों क्रिकेट से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर है कलिंग ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। और बाकी के जो ईरानी कप है, रणजी ट्रॉफी है और देवधर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है। ऑप्शन 1 एक्स एक्स, ऑप्शन 2 एक्स वाई, या ऑप्शन 3 एक्स वाई, सॉरी दोस्तों ऑप्शन 2 था वाई वाई, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मनुष्य होते हैं उसमें दो तरह के सेक्स जीन पाए जाते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। और जो महिलाएं होती हैं उनमें फीमेल्स में होता है एक्स एक्स, और जो मेल होते हैं उनमें होता है एक्स वाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पुरुषों में होता है एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का आयोजन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 वित्तीय संघ का तरीका, ऑप्शन 2 प्राकृतिक संघीय विधि, ऑप्शन 3 संघीय रूप से प्रशासित विधि, या ऑप्शन 4 संघीय रूप से संघीय राज्य। तो इसका सही आंसर होगा संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 उदयन, ऑप्शन 3 दशरथ, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों जो पाटलिपुत्र था उसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी उदयन ने। और दोस्तों जो उदयन था वो किस वंश से संबंधित था, वो था हर्यक वंश से। किस वंश से, हर्यक वंश से संबंधित था। और सोन और इसने क्या किया था, सोन व गंगा नदी के किनारे, किसके, सोन और गंगा नदी के किनारे पर इस पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और इसी ने ही इसको राजधानी भी बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। आकस्मिक निधि, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 267 का 1, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 263, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 280 का 4, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 266। तो दोस्तों जो आकस्मिक निधि है वो आती है अनुच्छेद 267 के 1 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 267 के 1 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है। नाइजर और जिम्बाब्वे, ठीक है दोस्तों, अब किस महाद्वीप में है। ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 2 यूरोप, ऑप्शन 3 एशिया, ऑप्शन 4 अफ्रीका। तो दोस्तों जो नाइजर और जिम्बाब्वे हैं ये किस महाद्वीप में है, इसका सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में है। ये किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही है, उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो न्यायाधीश होते हैं वो ही इसके लिए अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, इसमें देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था। ऑप्शन 1 बृहद्रथ, ऑप्शन 2 कुणाल, ऑप्शन 3 दशरथ, या ऑप्शन 4 पुष्यमित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य राजा था। ठीक है दोस्तों, कौन था, अंतिम मौर्य राजा। और इसकी हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और किस वंश की स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ की हत्या करके। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी कौन एक नदी बंदरगाह है। ऑप्शन 1 एन्नौर, ऑप्शन 2 चेन्नई, ऑप्शन 3 कोलकाता, या ऑप्शन 4 हल्दिया। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए, एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु का ही है, हल्दिया पश्चिम बंगाल का है, और कोलकाता तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल का है। ठीक है दोस्तों, जो नदी बंदरगाह है वो है इसमें कोलकाता बंदरगाह जो है नदी बंदरगाह है, क्योंकि ये हुगली नदी के किनारे पर है। किस पे, हुगली नदी के किनारे पर बंदरगाह है, इसीलिए एक नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 बिहार।
तो दोस्तों जो मधुबनी चित्रकला है इसका एक और नाम है, इसका नाम है मिथिला चित्रकला। इसका क्या नाम है? मिथिला चित्रकला भी इसका नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बिहार में ये चित्रकला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन एक आवाज, ऑप्शन दो ध्वनि, ऑप्शन तीन नोट, ऑप्शन चार शोर। तो दोस्तों जो अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होती है उस ध्वनि को बोलते हैं आवाज। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? ऑप्शन एक अंटार्कटिक, ऑप्शन दो आर्कटिक, ऑप्शन तीन हिंद या ऑप्शन चार अटलांटिक। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला जो महासागर है वो है अटलांटिक। इसका सही आंसर है अटलांटिक। और दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है ये, इसके लिए प्रश्न बनता है, एस आकार का है। ये किस आकार का है? ये एक एस आकार का महासागर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन एक 31.16%, ऑप्शन दो 10%, ऑप्शन तीन 65%, ऑप्शन चार 50.1%। तो दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 31.16% है। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन दो अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन तीन गृह मंत्रालय या ऑप्शन चार कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, जो कार्मिक मंत्रालय, यानी कि इसका नाम है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। इसके अंतर्गत आता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन एक भागर, ऑप्शन दो बांगर, ऑप्शन तीन रेगूर या ऑप्शन चार खादर। तो दोस्तों जो बांगर और खादर है ये दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं और इसमें जो पुरानी जलोढ़ हो जाती है उसको बोलते हैं बांगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो। अगला प्रश्न है, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? ऑप्शन एक मेंढक स्थिति या ऑप्शन दो पेड़, ऑप्शन तीन सिंह या ऑप्शन चार कबूतर। तो दोस्तों आपको इसका नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें वृक्षासन यानी कि पेड़ की स्थिति को दर्शाया जाता है वृक्षासन योग में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, डोलू कुनीता। डोलू कुनीता खालिस्तान में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो किस राज्य की ये एक परंपरा है? इसमें देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहला है इसमें महाराष्ट्र, ऑप्शन दो कर्नाटक, ऑप्शन तीन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन चार पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, कर्नाटक की है ये कौन? डोलू कुनीथा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। ऑप्शन एक 1991, ऑप्शन दो 1995, ऑप्शन तीन 1956 या ऑप्शन चार 1993। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1993। ऑप्शन नंबर चार 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन दो महात्मा गांधी, ऑप्शन तीन है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन चार जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारतीय योजना, जो योजना चलाई गई थी पंचवर्षीय योजना, वो उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। इसके वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर के ऊपर थी। किसके ऊपर? हेराल्ड डोमर के मॉडल के ऊपर थी। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर थी। ठीक है दोस्तों, और पीसी महालनोबिस को जो है उन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। किसकी की थी? भारतीय सांख्यिकी स्थापना, भारतीय सांख्यिकी की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? ऑप्शन एक अल्पाधिकार, ऑप्शन दो ग्राहक एकाधिकार, ऑप्शन तीन एकाधिकार या ऑप्शन चार विज्ञापन। तो दोस्तों वैसे बाजार जिसमें कम विक्रेता होते हैं लेकिन खरीदार अधिक होते हैं इसको कहा जाता है अल्पाधिकार। इसको कहा क्या क्या कहा जाता है? अल्पाधिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, भारत सरकार खालिस्तान के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। ऑप्शन एक भारतीय खाद्य निगम के द्वारा, ऑप्शन दो राष्ट्रीय कृषि बाजार, ऑप्शन तीन कृषि मंत्रालय, ऑप्शन चार व्यापारी की दुकान। तो दोस्तों जो भारत सरकार है वो
खाद्यान्न खरीदती है वो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदती है। इसका पूरा नाम है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका संक्षिप्त नाम है। ठीक है दोस्तों, एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में। कब की गई थी? 1965 में। और जो एफसीआई है ये विश्व का नंबर 1 स्टॉक होल्डर है। क्या है? नंबर 1 का स्टॉक होल्डर है, यानी स्टॉक करने में दुनिया में नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना खालिस्तान में शुरू की गई थी। ऑप्शन 1 2010, ऑप्शन 2 1995, ऑप्शन 3 2000 या ऑप्शन 4 2005। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसी को हम कहते हैं मनरेगा। इसको क्या कहते हैं? मनरेगा इसी को कहा जाता है। और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और यह लागू हुआ था 2006 में। पहले इसका नाम दोस्तों नरेगा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद इसका नाम हो गया मनरेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन 1 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 556 ईस्वी, ऑप्शन 3 326 ईस्वी या ऑप्शन 4 556 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था। सिकंदर जो था उसने सिंधु नदी को पार करते हुए उसने जो युद्ध किया था वो झेलम का युद्ध भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम चिनाब का या हाइडेस्पीस का युद्ध भी बोल सकते हैं, जो राजा पोरस के साथ किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 है, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? किसके निकाल सकती है? तो इसमें ऑप्शन 1 सामान्य विधेयक, ऑप्शन 2 विनियोग विधेयक, ऑप्शन 3 धन विधेयक या ऑप्शन 4 वित्तीय विधेयक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विनियोग विधेयक के माध्यम से, यानी इसके बिना पैसे निकाल सकती है संचित निधि से। तो दोस्तों हमारे जो जी के जीएस के 50 प्रश्न थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या आप तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही आपके पास प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और जो भी आपके दोस्तों शिकायत हो या कुछ भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।